फिर से वही कल वाला डायग्राम बनाएंगे प्रिज्म का। ए बी सी, यहाँ पर ये इंसिडेंट लाइट ये स्ट्राइक करा इसने, यहाँ आपने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, फिर ये डेविएट हो गया इधर नॉर्मल से, फिर इस पॉइंट पर भी नॉर्मल बनाएंगे ऐसे, फिर ये यहाँ से इस तरह से डेविएट कर गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप बनाएं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डैश, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस आई डैश, आई डैश एंगल ऑफ इमरजेंस। उसके बाद मैंने ये कहा कि फाइनली जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से बाहर निकल रही है, और इनिशियली रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, तो अगर इसको ऐसे आगे एक्सटेंड किया जाए और ये जो इनिशियल रे को आगे एक्सटेंड करें, और इसी तरह से फाइनल जो इमरजेंट रे है इसको पीछे एक्सटेंड करें, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड डेल्टा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, उसके अलावा जो हमने एंगल यूज़ करे थे ये वाला और ये वाला, वो सब प्रूव करने के लिए यूज़ करे थे। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे, इधर वाई एक्सिस पर मेंशन करें एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। और यहाँ मेंशन कीजिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो रिलेशन इस तरीके का बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आई और आई डैश, तो एक चीज़ देखेंगे कि आई और आई डैश दोनों पर, आई और आई डैश दोनों पर जो हमको एंगल ऑफ डेविएशन है वो एंगल ऑफ डेविएशन सेम मिलता है। आप ये देखें कि अगर मैंने ये वाला एंगल ले लिया आपका इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पर हमने ले लिया इमरजेंट एंगल, तो अगर इन दोनों के लिए मैं एंगल ऑफ डेविएशन को देखूँ तो वो सेम मिलता है। तो हम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की अगर बात करें तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये क्या है कि ये इस कर्व का जो एक स्टैंडर्ड कर्व बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन को जब हम प्लॉट करने जाएंगे तो हमें इस तरीके का कर्व दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि इस पॉइंट पर हमारा आई और आई डैश दोनों इक्वल होते हैं, और जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो उस टाइम हमको एक ही वैल्यू मिलेगी डेल्टा की, तो उसको हम क्या बोलेंगे डेल्टा एम, और ये डेविएशन की मिनिमम वैल्यू होती है, ये डेविएशन की मिनिमम वैल्यू होती है। और इस केस में क्या होता है, हालांकि मैं ये सारी चीज़ें नोट करवाऊंगा अभी, कि इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो ये डेविएट हो गई ना रे ऑफ लाइट, ये वाली जो है रिफ्रैक्टेड रे, देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इमरजेंट रे है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, ये प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, ये कब होता है जब आई और आई डैश दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद आप देखेंगे सर। हाँ जी बताइए सर ये ग्राफ कैसे बना? मैं ग्राफ आपको बताता हूँ। देखिए ग्राफ, जब भी हम किसी भी चीज़ की दो चीज़ें कोई भी हम लेंगे, कोई भी दो पैरामीटर्स लेंगे और उनके बीच में कोई ग्राफ बनाते हैं,
तो वो हमेशा ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। हमने क्या करा कि हमने धीरे धीरे, यहाँ पर आप ये देखिएगा कि इस जगह ये ओरिजिन है, तो हमने क्या करा कि धीरे धीरे आई को बढ़ाना शुरू करा। हो सकता है कि ये इंसिडेंट रे ऐसे रही हो, ऐसे रही हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होगा। तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ देखा, तो यहाँ पर हमने देखा लगभग ये आ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। फिर यहाँ पर हमने वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ाई, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो इस तरीके से हम बढ़ाते गए, तो हमने ये देखा कि धीरे धीरे शुरुआत में एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज़्यादा था, यानी कि ये डेल्टा बहुत ज़्यादा था आई के कॉरस्पॉन्डिंगली। फिर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता गया, मतलब मैं इधर आया, फिर इधर आया, तो हमने क्या करा, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता गया, हम देखते जा रहे हैं कि लगातार क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन कम होता जा रहा है। फिर हमने एक इंस्टेंट के बाद देखा कि अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो बढ़ा रहा हूँ, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जब प्लॉट करा होगा तो ऐसे ऐसे वैल्यू आएगी, एक डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा डॉट, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, इस तरीके से। और इनको फ्री हैंड से अगर ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक, तो ये इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा। जैसा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में देखा था कि वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी के बीच, वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ था वो क्या था, वो एक स्ट्रेट लाइन था कि हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो उसमें ऐसा कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं था, कि ऐसा नहीं था कि पहले तो इंसिडेंस एंगल बढ़ाते टाइम, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं तो पहले तो डेविएशन वाला एंगल जो है वो कम होता जा रहा है, फिर एक पॉइंट के बाद आकर, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद आकर फिर वो वापस बढ़ना शुरू हो गया। तो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। हमको ये पता चला कि एक पॉइंट जहाँ पर आई और आई डैश ये दोनों एंगल इक्वल हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस जब इक्वल होंगे तो उस टाइम जो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ये क्या होगा, ये अपनी मिनिमम वैल्यू पर होगा। क्योंकि इससे कम वैल्यू पर एंगल ऑफ, ये जो एंगल है डेविएशन वाला, ये इससे कम वैल्यू पर है ही नहीं, इससे कम वैल्यू इसकी कहीं है ही नहीं, सबसे कम वैल्यू है ये एज पर दिस ग्राफ। समझ रहे हैं? मैं ये वाला ग्राफ इस पॉइंट से नीचे तो नहीं जा रहा ना कहीं पर भी, तो इसलिए ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो ये इसका एक स्टैंडर्ड ग्राफ है। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड ग्राफ है। अब इसमें आप नोट करेंगे कि फॉर अ गिवन प्रिज्म, for a given prism, and for a given color of light, for a given prism and for a given color of light, the angle delta depends on I only. Depends on small I only. Depends on small I only. Full stop. As small I increases, next point पे लिखेंगे, as small I increases, the angle of deviation, या delta लिखें बस, delta first decreases, सही ग्राफ मेरे को समझ नहीं आया। reaches a minimum value, अभी बता रहा हूँ, reaches a minimum value delta m, and then increases, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखवाता हूँ। देखिए ऐसा होता है कि जैसे मान लो मुझे ना एक चार्ट दे रखा है, हम क्या करें,
हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा, हम प्रैक्टिकल लैब में गए और प्रैक्टिकल लैब में हमने ये देखा कि हमारे पास एक सर्किट अवेलेबल है, ठीक है, कोई भी सर्किट बना हुआ रखा है और हमारे पास मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में हम क्या कर सकते हैं, करंट और वोल्टेज, हाँ जी हम उसमें करंट और वोल्टेज दोनों चीज़ें मेजर कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि अब हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं ना उसमें जब प्रैक्टिकल करते हैं, तो हमने क्या करा, हमने धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करा। तो मैंने देखा वोल्टेज है 5, तो करंट है 10। फिर हमने दूसरी वैल्यू ली कि वोल्टेज है 6, तो करंट आ गया 12। फिर हमने वोल्टेज को कर दिया 7, तो करंट आ गया 14। फिर वोल्टेज को कर दिया हमने 8, तो करंट आ गया 16। तो मैंने कहा कि चलिए 4 ऑब्जर्वेशन ले ली, अब बहुत है, ठीक। अब हम कहते हैं कि चलिए अब इसका ना ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ हमने ऐसे बनाना शुरू करा, यहाँ पर ले लिया V और यहाँ पर ले लिया I। अब V में हमने जो मार्किंग्स करी वो ऐसे कर ली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो V में हमने इस तरीके से मार्किंग करी और I में हमने क्या करा, I में हमने 2 2 के मल्टीपल्स ले लिए, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से I में लिया। तो अब मैंने क्या करा, मैं ये देख रहा हूँ कि भाई वोल्टेज 5 है, वोल्टेज 5 है तो करंट कितना निकला 10, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। वोल्टेज 6 है तो करंट कितना निकला 12, वोल्टेज 7 है तो करंट 14, वोल्टेज 8 है तो करंट 16। हमने कहा अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये ग्राफ बन गया। ऐसा ही हमने एक एक्सपेरिमेंट करा प्रिज्म को लेकर, कि प्रिज्म पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले मैंने क्या करा कि बिल्कुल नॉर्मल से मिला दिया। नॉर्मल से बनने वाला, नॉर्मल से जितना इंसिडेंट रे डेविएट करती है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है ये नॉर्मल है, डॉटेड दिखा दो, ये नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो हमने क्या करा कि हमने पहले उसको, ये जो इंसिडेंट रे थी इसको नॉर्मल से ही मिला दिया, अलाइन कर दिया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ 0, ठीक है। फिर हमने क्या करा, उसको थोड़ा सा बढ़ाया, मान लो 5 डिग्री बढ़ा दिया है, 10 डिग्री बढ़ा दिया। 10 डिग्री बढ़ाने पर हमने फिर ये एंगल ऑफ डेविएशन चेक करा कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कुछ आई उसकी वैल्यू। फिर मैंने 10 डिग्री से बढ़ाकर एंगल ऑफ इंसिडेंस को कर दिया 20 डिग्री। 20 डिग्री करने पर मैं देखता हूँ कि जो पहले एंगल ऑफ डेविएशन था अब वो कम हो गया, ठीक है। फिर मैं उसको 30 कर देता हूँ, 30 डिग्री कर देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस को। तो मैं जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि एंगल ऑफ डेविएशन कम होता जा रहा है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये 4 डॉट्स मिले थे, उसके कोरस्पॉन्डिंगली मेरे को 4 डॉट मिल गए। फिर 5वीं वैल्यू पर मैं देखता हूँ, मान लो 50 डिग्री पर मैं देखता हूँ कि 50 डिग्री पर बहुत कम आ गई वैल्यू। हमने कहा चलिए ठीक है। फिर 60 डिग्री करा तो 60 डिग्री पर वैल्यू बढ़ गई एंगल ऑफ डेविएशन की। 70 डिग्री करा, 70 डिग्री पर और बढ़ गई। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि अरे पहले जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा था तो वैल्यू उसकी कम 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 होती जा रही थी। फिर एक पॉइंट पर आकर जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना शुरू करा तो इसकी वैल्यू ने फिर से बढ़ना शुरू कर दिया। तो इसका ग्राफ ऑब्जर्वेशन के बेस पर पता चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ हमेशा एक पैराबोलिक ग्राफ बनता है इस तरीके से, ठीक है, समझ गए। तो ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी फॉर्मूले के हिसाब से ऐसा हमने देखा। हमने ऑब्जर्व करा, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करा और ऑब्जर्व करके हमने देखा कि इस तरीके से। अब इसी ऑब्जर्वेशन के तहत हमने एक चीज़ और देखी कि भाई यहाँ पर जो ये कर्व बन रहा है, ये कर्व किसकी वैल्यू देगा। ये कर्व हमेशा, आप कभी भी कोई भी इक्वेशन देखेंगे, मान लो लाइन की भी इक्वेशन है ना, तो लाइन की इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है y = mx + c, यानी कि y की वैल्यू जो है, ग्राफ जो है वो हमको y की वैल्यू देता है और y को ही हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x fx। तो जो y की वैल्यू हमें किससे मिलती है, ग्राफ से मिलती है। अब y एक्सिस पर क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, तो इस पर मुझे अलग अलग क्या मिल रही है, इस पर मुझे अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मिल रही है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये अपने लोवेस्ट पॉइंट पर कहाँ पर जा रहा है, ये करते करते हमने कहा अरे ये है लोवेस्ट पॉइंट। तो इस लोवेस्ट पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंगली जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है दैट इज कॉल्ड डेल्टा एम, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब हम ये कहेंगे कि क्या सिर्फ y की ही वैल्यू पता चलती है ग्राफ से, कहेंगे नहीं जी नहीं, उसके कोरस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू भी पता चलती है। तो जब x की वैल्यू देखी तो हमने कहा अरे इस पर तो i की भी वैल्यू सेम आ रही है और एंगल ऑफ इमरजेंस यानी कि i डैश की भी वैल्यू सेम आ रही है। तो ये ऑब्जर्वेशन से पता चला
कि जहाँ पर भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होगा, वहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा उसको नाम दे दिया बस एक, ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, वो एंगल ऑफ डेविएशन ही, समझ गए? ठीक है। अच्छा, इसके बाद वही चीज़ जो मैं अभी समझा रहा था, वही चीज़ अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, एज आई इंक्रीजेज डेल्टा फर्स्ट डिक्रीजेज, डेल्टा के एंगल ऑफ डेविएशन रीचेज अ मिनिमम वैल्यू डेल्टा एंड देन इंक्रीजेज। इसके बाद नोट करें, clearly any given value of delta corresponds to clearly any given value of delta corresponds to two angles of incidence, I and I dash. Two angles of incidence, I and I dash. जैसे यहाँ वाली वैल्यू देखिए, यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ से भी अगर आप ऐसे मिलाते चले जाएंगे तो हमको दो वैल्यू मिल रही है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो किसी भी एक वैल्यू जो एक फिक्स्ड वैल्यू है डेल्टा की, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें तो वो इस ग्राफ को दो पॉइंट्स पर काटेगा। तो डेल्टा की किसी भी एक वैल्यू पर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यूज मिलती हैं, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एक एंगल ऑफ इमर्जेंस आई डैश, ये मिलता है। ठीक, तो ये सब कुछ हमने देखा कहाँ, इस ग्राफ में हमने देखा। अच्छा, एनी गिवन वैल्यू के वैल्यू ऑफ की बात करें, हाँ जी, वैल्यू ऑफ डेल्टा, वैल्यू ऑफ डेल्टा वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। अभी ठीक है? यस सर। ठीक है, वैल्यू ऑफ, सर ये जो ग्राफ है, हाँ, ये हर टाइप की लाइट के लिए, हर टाइप की मतलब हर कलर की लाइट के लिए यही रहेगा? हर कलर के लिए यही रहेगा, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा जो है ना डेविएशन कम होता चला जाएगा। जैसे रेड है तो रेड के कलर में, रेड के केस में क्या होगा, डेविएशन लीस्ट होता है। मैं अभी आऊँगा उस पर, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा, तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो फटाफट एकदम से निकल जाता है, डेविएट होने का मौका ही नहीं देता किसी भी मीडियम को। ठीक है, चाहे वो ग्लास हो चाहे वो वाटर हो। इसीलिए हमको सूरज जो है वो उगने से पहले ही लाल दिखाई दे जाता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है, इस वजह से स्पीड ज़्यादा है, तो वो कम से कम डेविएट होता है। तो उसका जो ये ग्राफ है, ये इस तरीके का बन के बहुत छोटा सा हल्का सा कर्व बनेगा, बस बनेगा ऐसे पैराबोलिक ही बनेगा, लेकिन ये शार्प पैराबोला है, वो थोड़ा सा फ्लैट पैराबोला बन जाएगा, ऐसा होता है। आएंगे अभी उस पर भी। तो हमको ना बेसिकली जो हर कलर की लाइट के लिए तो हमको क्या करना होगा, हमको ना आगे अभी पढ़ना है, हमें दो कलर्स की लाइट्स को मेनली देखना है। एक तो वायलेट विबग्योर होता है, तो एक तो वायलेट और एक रेड। तो वायलेट वाले में मैं कहूँगा बड़ा भयंकर कर्व बनेगा। क्यों? क्योंकि वायलेट जो है, वायलेट सबसे ज़्यादा धीमी होती है, उसकी स्पीड सबसे कम, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम, इसीलिए स्काई इज ब्लू। क्यों? क्योंकि जो वायलेट कलर है ब्लू की ही फैमिली है, वो क्या है, उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, स्पीड बहुत कम है, तो उसके पार्टिकल्स को, सारे डस्ट पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर कर देते हैं। आजा भाई आजा आजा, तेरी स्पीड इतनी कम है, तुझे तो मैं फैला ही दूंगा सब तरफ, तो वो उसको फैला देते हैं सारे तरफ। ठीक, तो उसका बनेगा बहुत शार्प, इसका बनेगा लगभग फ्लैट के जैसा, लेकिन होगा कर्व होगा उसमें भी। दोनों का बीच की वैल्यू लेंगे हम येलो, तो उसको भी स्टडी करेंगे। येलो पढ़ना है हमको, रेड पढ़ना है और वायलेट पढ़ना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखे हैं आप कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय अ रे the minimum value of angle of deviation suffered by a ray on passing through a prism is called
is called, when passing through a prism, is called the angle of minimum deviation. Is called the angle of minimum deviation. Is called the angle of minimum deviation and is denoted by delta m, and is denoted by delta m. ये हो गया and is denoted by delta m. फिर नेक्स्ट टॉपिक नोट करें. इसमें छोटे छोटे ना 2-2 नंबर वाले टॉपिक्स हैं प्रिज्म में, काफी टॉपिक्स हैं. सर रिवर्ट दिया यार, फिर से समझा दो. समझा दें, ये हो जाए पहले फिर बताता हूँ. जी सर. रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. Relation between refractive index and angle of minimum deviation. लिखिएगा, when a prism is in the position of minimum deviation, a ray of light passes. When a prism is in the position of minimum deviation, comma, a ray of light passes symmetrically, ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा, पैरेलल टू द बेस, through the prism, so that I is equal to I dash, कॉमा. भाई जब भी डेल्टा जो है वो डेल्टा m के बराबर होगा तो याद रखिएगा I डैश के बराबर होगा. अब ये देखिए, ये I है तो ये पूरा एंगल भी I है, ठीक है. ये I है तो ये वाला पूरा एंगल भी I है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हम प्रूव कर चुके थे. इसका मतलब R और R डैश भी इक्वल होगा. तो R इज इक्वल टू R डैश, I डैश के इक्वल होगा, R डैश के इक्वल होगा, और डेल्टा होगा डेल्टा m के इक्वल. I will be equal to I dash, R will be equal to R dash, and delta will be equal to delta m. अब ये करने के बाद I dash के तभी इक्वल आती है जब डेल्टा m के इक्वल. हाँ जी, सिर्फ I is equal to I dash, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा m. I is equal to I dash के कॉरस्पॉन्डिंगली डेल्टा m है वैल्यू. अब आप क्या करेंगे, जो हमने प्रिज्म का कल फॉर्मूला करा था वो फॉर्मूला अप्लाई करिए कि a प्लस डेल्टा since a plus delta is equal to I plus I dash, यही था. एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि a प्लस डेल्टा m
इज इक्वल टू, इसको आई बोलो, इस आई डैश को भी आई बोल दो, बिकॉज एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, आई इज इक्वल टू आई डैश। जब डेल्टा डेल्टा एम के इक्वल है तो आई आई डैश के इक्वल है, तो दोनों को आई बोल दिया। तो यहाँ से मेरे पास आ गया ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i। यहाँ से आप क्या करिए, आई की वैल्यू निकाल लीजिए, आई इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर आर प्लस आर डैश कर रहा हूँ, उसको भी दे। ये बताइए, ये समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा। अब अगर इतना क्लियर है तो अगला देखते हैं फिर। आगे कहेंगे ऑल्सो we know that a is equal to r plus r dash। ठीक है, कल वाला डेरिवेशन देख लेना, उसमें हमने ये प्रूव करा था कि a जो है वो r plus r dash के बराबर था। a is equal to r plus r dash, तो a is equal to क्या हो गया, r plus r, बिकॉज r और r dash दोनों इक्वल। तो a is equal to 2r, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या होगी, a अपॉन 2। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। उसके बाद क्या है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ refraction, comma, refractive index of prism will be mu is equal to sin I upon sin R. So mu is equal to sin a plus delta m upon 2 upon sin a upon 2। sin a plus delta m upon 2 upon sin a upon 2। तो ये किस में हो गया, ये हमारा रिलेशन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच में रिलेशन। ठीक है जी, सभी को क्लियर है कि नहीं, बताइए। सर ऐसा नहीं कर सकते कि यस सर। यस सर। सर ठीक, हाँ जी बताओ। साइन ए बाय 2 को उधर ले जाके साइन साइन को इक्वेट करके नॉर्मल आ जाए। नहीं 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 कुछ नहीं। हो गया सर, समझ गया क्या करते कर रहा था। वो न्यू बाहर है, हाँ म्यू बाहर है और वो थीटा थीटा ये तो हो जाएगा। बस 1 मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ अभी। तो ऑप्टिक्स पूरा खत्म कर दिया मैंने। कर लिया और ऑपरेट यही आके हम पूछो। नहीं मैं सोच रहा था, मैंने बस वही रह गया। हैं? बस वही रह गया। हाँ बस वही रह गया, नहीं सारा हो गया। सारा एक बार मैंने बोला। हाँ, वही, मैंने पहिए बदल दिया। नहीं, आठ कहाँ है? आठ है। तेरी फिजिक्स में कितनी हो गई?
स्लोप दे रहा है वो देगा इस पे उससे क्वेश्चन क्या था तो मैं बता देता हूँ भाई इसने सिलेबस पूरा कर पता नहीं 10th क्लास में यही कर लिया था इस बार क्या वो हमें नहीं पता। बताया नहीं था मैंने 10th क्लास में जेई निकाल लिया हाँ। अच्छा 12th का सिलेबस क्या है ये? हाँ मतलब मैं बोलता हूँ मेरा कुछ नहीं करता मानते ही नहीं। हाँ कैसे मान लेंगे नंबर ज़्यादा आ जाते होंगे ना इसके क्यों ज्यादा सर इसके नंबर में 3 बच्चे पास हो जाएंगे 3 गरीब बच्चे हमारा एक दोस्त था वो कहता था कोई क्वेश्चन जैसे क्वेश्चंस के नंबर होते थे ना 1 नंबर का 2 नंबर का 3 का 5 का 5 नंबर वाले क्वेश्चन हो गया था पहले इनको कर लो महंगे क्वेश्चन है महंगे क्वेश्चन चलिए जी अब आगे नोट करेंगे डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल सर TIR अरे ठीक है तो बता दूंगा पहले प्रिज्म ये चैप्टर हो जाए ना तो पहले अच्छा ठीक है तो लास्ट टॉपिक है अरे नहीं अभी थोड़ी डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल माइक्रोस्कोप खत्म ही नहीं होगा माइक्रोस्कोप तो तब भी आसान है माइक्रोस्कोप में है क्या हाँ क्या है बताओ 2 लेंस लगने हैं सर एक मिनट क्या 2 लेंस लगने हैं माइक्रोस्कोप हाँ, में कौन से? कंपाउंड एक सिंपल माइक्रोस्कोप है और एक कंपाउंड नहीं माइक्रोस्कोप कंपाउंड को तो हटा दो ना कंपाउंड तो है नहीं सिंपल की बात करो ना कंपाउंड नहीं है नहीं सिंपल में पढ़ लिया बताओ उसने सिंपल में बताओ ना सर दोनों कॉन्वेक्स लेंस हैं तो सिंपल में 2 है या 1 है क्या लेंस हाँ। 2 है सर अरे एक माइक्रोस्कोप का एक आई लेंस डेरिवेशन में साफ वही तो है सर ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस सर 3 होते हैं शायद तो 5 बस आप सब कुछ ही बोल दो डेविएशन प्रोड्यूस सर इमेज इन्वर्टेड ऑप्टेन होती थी ना तो उसको सीधा करने के लिए एक और लगाना मान पड़ता है जाएंगे अरे भैया ये कांच पड़ रहा है आजकल क्या नयन डिप्रेशन में चला जाएगा कुछ ज्यादा मत बताओ इसको डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म सर वो इन्वर्टेड वाले तक भी तो रे डायग्राम ठीक ही है ऑफ स्मॉल एंगल अरे आसान है एक सिंपल छोटा सा आपका छोटा सा मतलब छोटी फोकल लेंथ का कम फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस को ही सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं अब उसमें 1 लेंस 2 लेंस 3 5 बस बोले जाओ कुछ भी नहीं सर थे हम्म। सर वो कंपाउंड करना नहीं है ना करना ही सिंपल है हमें तो ये हो जाए आपका उसके बाद में बस वही बचता है चलिए जी डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल तो नोट करेंगे प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल समझ गए ना डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो कम बहुत छोटा है हाँ तो अब आप ये देखिएगा इसमें कहेंगे सपोज द लाइट इज इंसिडेंट एट अ स्मॉल एंगल आई ऑन द प्रिज्म सपोज दैट light is incident suppose that light is incident at a small angle I on the prism at a small angle I on the prism at a small angle I on the prism, comma, then angles R dash and I dash will also be small. Then angles R dash and I dash will also be small. Will also be small. फिर हम ये कहेंगे फॉर रिफ्रैक्शन एट फेस ए बी मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ
सब नहीं है ना सिलेबस में, जो 6 केसेस थे हमारे लेंसेज वाले। क्यों नहीं है? हाँ नहीं नहीं वो तो है ही, मतलब वो सब तो नहीं ना, वो कहाँ यूज़ होता है, ये वाला केस कहाँ यूज़ होता है। नहीं नहीं नहीं। तो उन्होंने तो पूरा लिखवा रखा है, ये वाला सीन, ये वाला केस यूज़ होता है एस्ट्रोनॉमिकल उसमें। प्रवासी। हाँ चलिए अब पहले इसको देखो। टेंशन टेलर वाले आएंगे ना। मैंने वहाँ तक- ये डायग्राम मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप लोगों को बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस डायग्राम की हर जगह यूज़ है इसमें प्रिज्म में। तो यहाँ पर हमने ये वाला एंगल लिया था आई, ये वाला एंगल लिया था आर, ये वाला एंगल था आर डैश, और ये वाला एंगल था आई डैश। ठीक है, तो अब मैं ये कहूँगा कि एट फेस ए बी, एट फेस ए बी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे म्यू की। एट फेस ए बी म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये जो म्यू है, ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना इसका है, ग्लास का। ठीक है, तो ये जो म्यू हमने लिखा है, इस म्यू का मतलब ये हो गया, जो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए ये 1 है, ये फर्स्ट मीडियम है, तो ये सेकंड मीडियम हो गया। तो ये म्यू क्या होगा, 1 म्यू 2, कि लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई, और सेकंड मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आर। तो इसलिए साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अच्छा फर्स्ट मीडियम को जनरली एयर लिया जाता है, एयर लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा मीडियम ग्लास है, तो वो भी नहीं लिखा। आपने कहा कि जब फर्स्ट मीडियम एयर है, वो 1 लिखा नहीं जाता क्योंकि वो एयर है। अच्छा एयर है तो नहीं लिखा जाता, अगर मान लीजिए कोई और होता तो उसको वो मेंशन करते। ठीक है, और दूसरा क्या है, वो ग्लास है, तो हमने कहा कि हाँ ग्लास का ही तो प्रिज्म है, छोड़ो मत लिखो। ठीक है, लेकिन दिमाग के कोने में ये रखना कि ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट गई, इस वजह से साइन आई अपॉन साइन आर हमने लिया। मेरी बात सभी को क्लियर? यस सर। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बल्कि एक काम करो, ये भी मत कहो, यहाँ पर आप ये कहिए इज इक्विवेलेंट टू आई अपॉन आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले ही मेंशन कर दिया है कि एंगल आई, आर, आर डैश, आई डैश सारे के सारे बहुत छोटे हैं, क्योंकि प्रिज्म भी बहुत छोटा है। ये कई छोटे प्रिज्म के लिए थे, जिस प्रिज्म का एंगल ही बहुत छोटा है उसके लिए करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे जो एंगल्स हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने अपने तरफ से कराई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने कम माना है, वो कम माना है, तो उसकी वजह से बाकी सारे एंगल्स भी छोटे छोटे होते चले गए। फिर देखिएगा यहाँ से मैं आई की वैल्यू निकाल दूंगा, आई हो जाएगा म्यू आर, इसको बोलो इक्वेशन 1। यहाँ तक समझ गए? हाँ सर। ठीक है, अब बात करते हैं एट फेस एसी की। एट फेस एसी, फेस एसी की अगर मैं बात करूंगा, तो अब जो हमारा लाइट रे है वो 2 से 1 में जा रही है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अब इसमें नोट मत करना, मैं ये लिख रहा हूँ 2 म्यू 1, तो 2 से 1 में जा रही है, तो कहाँ से कहाँ जाती है उस हिसाब से लिखते हैं। क्या हो जाएगा, साइन आर डैश अपॉन साइन आई डैश। यस सर। अभी देखते रहो, जब मैं कहूँगा तब नोट करना, वो इसमें वो इधर करना है, ये रफ में बता रहा हूँ, साइन आर डैश अपॉन साइन आई डैश। आर डैश अपॉन आई डैश। देख हो जाओ। उसके बाद हम ये कहेंगे कि नहीं, मैं इस 2 म्यू 1 को 1 म्यू 2 करना चाहता हूँ, मैं 1 म्यू 2 करना चाहता हूँ। तो जब इसको बदल देंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर यहाँ से मैं 1 म्यू 2 बनाना चाहूँ, तो ये हो जाएगा साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश। सर ठीक वो है? वाले जो सर हमने बात तो फिर भी वही बैठेगी, क्या? अगर हम उल्टी रे लाते हाँ हाँ, बात वही बैठेगी, पर मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि लाइट रे यहाँ से यहाँ जा रही है, तो कहीं आप लोगों के मन में डाउट रहा है, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा, क्योंकि बुक में आप देखेंगे, अगर ऐसा नरोड़ा देखोगे प्रदीप या एनसीईआरटी, तीनों में उन्होंने सीधा ये दे दिया कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश। तो वहाँ जो है एक रीडर के, एक स्टूडेंट के दिमाग में एकदम से ये बात आती है, अरे लाइट तो यहाँ से यहाँ जा रही है, तो अब यहाँ से यहाँ क्यों बता रहा हूँ। तो वो जो म्यू लिया जा रहा है वो ग्लास का लिया जा रहा है।
ग्लास का लिया जा रहा है। अगर 2μ1 अगर मैं बोल रहा हूँ तो फिर वो 1 वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो बाद में लिखा रहता है उसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो उसको एक्चुअल में तो ये है, स्नेल्स लॉ ये कहता है, क्योंकि लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, लेकिन मुझे इस रिलेशन की हेल्प से मुझे कैलकुलेट करना है 1μ2। तो हम ये कहेंगे कि μ इज इक्वल टू साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश। और फिर वही बात है कि जब एंगल्स स्मॉल हैं तो इसको सीधा सीधा आई डैश अपॉन आर डैश बोलेंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट आई डैश इज इक्वल टू म्यू आर डैश। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, आई डैश इज इक्वल टू म्यू आर डैश। बताइए जी क्लियर है कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। फिर अब ये मिटा रहा हूँ, ये बना ही लेते हैं। ठीक है, इसको बना लो, इस तरफ कर रहा हूँ। तो जो ये 1μ2 है, यहाँ पर अगर आप इसको लिख ही रहे हैं तो 1μ2 को हमने म्यू माना है। ठीक है, सर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होगा तो प्रिज्म कैसा होगा हमारा? शेप सिलेंड्रिकल प्रिज्म या ये रोड? हमको ये नॉर्मल वाला प्रिज्म करना है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म। नहीं वो तो है, मतलब दिखेगा कैसा प्रैक्टिकली? तो कैसा दिखेगा? जब एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा होगा, हाँ। जब एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा होगा वो छोटा दिखाई देगा, लेकिन होगा ट्रायंगुलर ही। अच्छा समझ गया मैं। हाँ। मतलब डायमंड होता है ना, डायमंड, तो डायमंड को अगर गौर से देखते हैं ना, जिसमें बहुत सारे कट्स दे रखे होते हैं ताकि वो ज़्यादा ग्लिटर करे, ज़्यादा चमके, तो उसको भी अगर थोड़ा मैग्नीफाई करके देखा जाए तो उसमें भी छोटे 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 प्रिज्म नजर आते हैं। हाँ, ऐसा होता है। तो देखिएगा, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और इक्वेशन 2 हो गई। फिर हम ये कहेंगे हैंस डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इज, हैंस डेविएशन प्रोड्यूस्ड, हाँ सर इक्विवेलेंट और इक्वल में डिफरेंस है? हाँ, छोड़ते डेविएशन हैंस डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इज, कुछ भी पहले फिनिश करते हैं फिर बात करें। प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इज डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, आई प्लस आई डैश माइनस ए। तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या हो गया? आई को क्या बोलेंगे? म्यू आर, प्लस आई डैश को क्या बोलेंगे? म्यू आर डैश, माइनस ए। यहां से डेल्टा इज इक्वल टू म्यू कॉमन ले लो, आर प्लस आर डैश माइनस ए। आर प्लस आर डैश क्या होता है? ए। डेल्टा इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, बिकॉज आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए। यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफ़ी न्यूमेरिकल्स में चुपचाप से ना बस शुरुआत में लिखा फॉर अ स्मॉल प्रिज्म, बस ये लिख देते हैं। बच्चा उसमें पूरा लॉजिक लगाता रहता है, जब उसने पहले से ही स्मॉल लिख दिया है तो इसका मतलब ये रिलेशन लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें अगला टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्शन आपको पता ही है क्या होता है। एक प्रिज्म में अगर आप एक तरफ वाइट लाइट डालेंगे तो वो दूसरी तरफ क्या करेगा? वो उसको 7 अलग पूरा स्पेक्ट्रम दे देगा आपको विद ग्योर का। एक डेफिनेशन लिख लीजिए बस उसकी, बाकी और डिटेल में यहाँ पर नहीं करना है। The splitting of white light. ये बीच में 11th शायद गायब हो गई थी, 10th का सारा याद रहता है। हाँ, 11th का तो कुछ भी याद नहीं है, हम ऐसे ही आ रहे हैं। एक मेमोरी याद नहीं है। What is thermodynamic principle? डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, इसमें लिखा है द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। 13 सीजन में पहुंचा था मैं यहाँ पर।
अलग ही चीज याद रख। यही भी 11 में यही करा है। बात तो सही है। अब किसी सीजन में ये सोच रहा हूँ। खेलेंगे। The phenomena of splitting of white light into its component colors on passing through. The phenomena of splitting of white light into its component colors बोल दो या constituent colors बोल दो, एक ही बात है। Into its component colors on passing through a refracting medium is called dispersion of light. On passing through a refracting medium, आगे मेंशन कर रहे हैं इसको। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन था, हाँ हाँ जैसे हम डेरिवेशंस में पहले वाली डेरिवेशंस यूज कर रहे हैं, कि जैसे अभी हमने ये पहले निकाला था ना, a = r + r डैश, हाँ हाँ तो एग्जाम में करके तो नहीं दिखाना, बस ऐसे लिख दे ब्रैकेट में। हाँ बिल्कुल। अरे देख लेना क्वेश्चन सस्ता है या महंगा है, उसके हिसाब से कर देना। काफी चीजें हैं। ठीक है भाई। ऑन पासिंग थ्रू अ रिफ्रैक्टिव, ये एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये क्वेश्चंस ना पूछ लेने चाहिए, कैसे भी दिमाग में आए ये पूछ लेने चाहिए, ठीक है? जिंदा भाई। हाँ हाँ, कैसे भी क्वेश्चंस दिमाग में आए वो पूछ लेने चाहिए। एक बार पता है क्या हुआ, ये मतलब हम ना पता नहीं 9th में था या 10th में था मैं, तो हम बड़े बदतमीज़ से टीचर आ गए और बड़े मतलब अक्खड़ टाइप के, कि अगर पढ़ा रहे हैं तो एक तो मतलब बिल्ट उनका थोड़ा लंबे चौड़े एकदम थे, तो वैसे ही हम बेचारे बच्चे डर जाते थे उनको देखकर। और फिर क्वेश्चन कुछ करा रहे हैं, नहीं समझ में आया, हैं? देखते इस तरीके से देख, वो उनको देखकर और नहीं सर कुछ नहीं, आ गया हो गया। अब बेचारा एक बच्चा ऐसा था, हमारा दोस्त था, और उसको ये प्रॉब्लम नहीं थी, वो लड़का अच्छा था, उसके दिमाग में क्वेश्चंस आते थे और वो क्वेश्चंस पूछता था। और एक टीचर बहुत अच्छे भी थे, एक बहुत अच्छे भी टीचर थे, तो वो टीचर बड़े खुश होते थे। तो वो जब भी सवाल पूछता था तो वो उसके सवाल को ढंग से एक्सप्लेन करते थे, तो बाकी सारे बच्चों के दिमाग में याद आता यार हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई, तो उस बच्चे की वजह से बाकी सबका भी फ़ायदा होता था। और जो दूसरे वाले थे उन्होंने तो एकदम रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, पूछ लिया उसी बच्चे ने, एक बार पूछा तो थोड़ा गुस्से में देखा, उनको लगा यार तो मेरी लुक का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, कुछ नहीं, ये तो फिर भी सवाल पूछ रहा है। तो पता नहीं उनको कुछ चिड़न सी हो जाती थी, पूछ लेता था तो पूछते ही खड़ा हो जा चुपचाप, मतलब एक तो उस टाइम थोड़ा टीचर जो है ना तू तड़ाक होती थी, खूब खड़ा हो जा, उधर खड़ा हो। फिर सर वो लेकिन मेरा क्वेश्चन बताएंगे अभी, पढ़ाते रहे। फिर उसके बाद बोर्ड पर लिख दिया गधा, हाँ ये क्या लिखा है, उसने कहा गधा, कह रही तू है। और भाई उसको देखकर और ये बात जो हुई क्लास में, सारे बच्चों ने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया और उनको और तेज गुस्सा आ गया, वे बच्चे हंस रहे, पता नहीं किस बात पर डंडा मंगा लिया और सबको खड़ा करा लाइन से, और सबको मतलब खींच कर, मतलब एक इस हाथ पर डंडों से पिटाई होती थी वो, ठीक है, मैं भी पिटा हूँ, मेरा भाई भी पिटा, मेरे साथ के जितने भी हैं सब पिटाए, ठीक है। आपके शायद पेरेंट्स भी आपको बताते होंगे, हमारे टीचर पिटाई किया करते थे, तो ये होता था, पूरी क्लास की पिटाई हो गई। वो दिन था और उसका मतलब पूरी हमारी 9th या 10th स्टैंडर्ड थी, खत्म हो गई, किसी बच्चे की हिम्मत ही नहीं हुई तो सवाल पूछ ले। तो इसलिए मतलब ये है कि अगर कोई पूछ रहा है तो उसके क्वेश्चन पर हंसो मत, ठीक, तो पूछना है तो जरूर पूछना चाहिए। तो और आजकल कहाँ अब कोई टीचर ऐसे पिटाई करता ही नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई ना, कॉलेज और स्कूल का तो मुझे पता नहीं, कॉलेज में देखता हूँ ना कि वो लिखा रहता है ये फिजिकल अब्यूज एज वेल एज मेंटल अब्यूज इज अ पनिशेबल ऑफेंस, प्लीज़ मेंटेन योर लिमिट्स, वो सब कुछ लिखा रहता है वहाँ पर, तो कोई टीचर किसी को कुछ नहीं कर सकता, तो ये बड़ा रहता है। हाँ स्टूडेंट चला देते हैं पीछे बैठकर, हेलीकॉप्टर की आवाज़ें चला देते हैं, मोबाइल फोन, ट्रैक्टर की आवाज़ें, अगर वो ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया हमारा, ऐसी ट्रैक्टर की आवाज़ ही चला दी रिंगटोन। अब जो चिढ़ गया टीचर, तो
तो समझ लो अब उसकी क्लास में, अगली क्लास में 10-10 ट्रैक्टर चलेंगे एक साथ, मतलब 10 मोबाइल फोन्स में, एक इधर से वो यही करते रहेंगे, ये वो क्या रहा है। फिर बाहर निकल के बड़े बदमाश बच्चे हैं इनके में। चलिए खैर, पूछ लिया करो भाई कैसा भी क्वेश्चन है ना दिमाग में। चलिए, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट में बस एक डायग्राम पढ़ना है। सर कंप्लीट नहीं हुआ सेंटेंस। अच्छा सॉरी। On passing through a refracting medium is called dispersion of light. वाइट लाइट। जी, बहुत अच्छे। बहुत अच्छी। वाकई में कैसे होगा? Is called रेड को क्या डिस्पर्शन होगा? dispersion. तुझे नहीं पता होता। Is called dispersion of light. वो सबसे नीचे वो आता है ना वायलेट, फिर ऊपर से सबसे रेड नीचे। आता है। हाँ जी, विबग्योर is called dispersion of light. The pattern of the colored bands obtained the pattern of the colored bands obtained on the screen is called spectrum. On the screen is called spectrum. अब वो स्पेक्ट्रम बनाकर दिखा दीजिए, वो वही है जो आपने 10th क्लास में किया था। ये तो याद होगा। हाँ सर। मतलब ऑनलाइन का रखना नहीं था ना तो। So, मैं तो कहता हूँ अभी भी ऑनलाइन हटा देना उसको। तू ही होगा सबसे पहले ऑनलाइन पेपर की डिमांड 1 देख 2 लियो। 3 4 5 6 अबे ऑनलाइन 7 8। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब इसमें बनाया ना लाइन, तो लाइन 8 बनाना, हाँ, 7 मत सात। बनाना, क्योंकि बैंड 7 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लिख लेना अपने आप यहाँ पे BIB, ठीक है। बस ये करना है आपको। इसके बाद इसमें आपका एक एंगुलर डिस्पर्शन है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है एंगुलर डिस्पर्शन का, उसके बाद सीधा माइक्रोस्कोप कल करेंगे। आप मैसेज चेक कर लेना, कल रात को वही लूँगा, 10 बजे लूँगा क्लास, ठीक है। तुम्हारी 9 बजे होती है क्लास, 10 बजे लूँगा एक्स्ट्रा क्लास। बैंड्स BANDS बैंड्स। जॉब कर लेता वो नहीं दिखेगा। कुछ नहीं वेवलेंथ का फोटोन में इसके लिए चाहिए